अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुनहरे लोग में सैयद अब्दुल बासित। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में गिरां क़दर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता 40-50 साल से या 50 साल से ज़ायद हम उनके मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के इंटरव्यूज़ करते हैं, उनको जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया अपने शोबे में और क्या खिदमात अंजाम दी। बहुत ही तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज इसी तरह की एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गुज़िश्ता 50 साल से आप शायरी कर रहे हैं और सीनियर शोरा और मोतबर शोरा में आपका नाम है और पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर शायर हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मुख्तार हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार हयात साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर मुख्तार हयात साहब ये बताइए, अगर आप शायर ना होते तो क्या होते? मैं अगर शायर ना होता तो कुछ भी ना होता। को किस शोबे से ताल्लुक़ होता? मेरा ताल्लुक़ वैसे भी से है दवा दारू से, डॉक्टरी का मामला है। अगर शायर ना भी होता तो वो तो सिलसिला था ही मेरा माशाअल्लाह ख़ानदानी। आप डॉक्टर साहब सहारनपुर में हिंदुस्तान में पैदा हुए 3 सितंबर 1941 जी, सहारनपुर यूपी। सहारनपुर यूपी जी पैदा। उसके बाद फिर आप 1949 में वालिदैन के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। बिल्कुल दुरुस्त। तो फिर कैसे आए, किस शहर में रहे, कैसा रहा? सहारनपुर से हम लोग वालिद साहब की गिरफ़्तारी की वजह से वो मुस्लिम लीगर थे, हमें वहाँ से इनखला दिया गया कि फ़ौरन 24 घंटे में फ़ारिग करें। तो हमें जालिंदर कैंप पहुँचाया गया। वहाँ से हम लाहौर आ गए। लाहौर से हम मुल्तान आए, थोड़े दिन, एक हफ़्ता 10 दिन पप्पी के पास रहे। वहाँ से कराची आए और कराची में, यहाँ कराची में लाइन्स एरिया में मेरे चचा जान रहते थे 3। वो तीनों सरकारी अफसरान थे, डायरेक्टर्स वगैरह इस तरह के ओहदों पे थे। हम उनके साथ मुक़ीम रहे माशाअल्लाह, और वहीं से फिर मुख्तलिफ़ शहरों, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुंतकिल हो गए। अच्छा डॉक्टर मुख्तार हयात साहब, 1956-1957 में आप मिशन हाई स्कूल में रहे और स्कूल में, हाई स्कूल में तालीम हासिल की और उसी दौरान आपने, नौजवान जब थे आप, उसी दौरान शेर कहना शुरू कर दिया था। क्या ये सच बात है? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1956 नहीं बल्कि 1957 में मिशन स्कूल नहीं बल्कि PEF गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल डिग रोड, वहाँ पे मैं 8वीं क्लास में दाखिल किया गया। और मेरे जो उर्दू के उस्ताद थे रफ़ीक असर बनारसी, वो खुद भी शायर थे। क्या कहने? और उन्होंने ये तलाश किया कि मैं शेर कह सकता हूँ। जी जी। तो उन्होंने मुझे इस तरफ मुतवज्जे किया और मुझसे शेर कहलाना शुरू किया। ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मतलब ये है कि वो शुरू में ही इस्लाह और सपोर्ट मिल गई थी आपको। जहाँ 2 साल तक वो मेरे। फिर आपने जामे कराची से BSc, फिर IB से इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपने डिग्री हासिल की, फिर मैनेजमेंट सर्टिफिकेट लिया, फिर होम्योपैथिक कॉलेज से आपने डॉक्टरी की डिग्री ली। तो इस बारे में हमें कुछ बताइए, कॉलेज से और होम्योपैथिक कॉलेज तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैं बुनियादी तौर से तो मैंने जब BSc अपने इंटरमीडिएट किया तो मेरे नंबर कम आए। उसके बाद मैंने BSc किया और इस ख्याल से किया कि मुझे मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा। जब मैंने दाखिला लेने की कोशिश की तो मालूम है मेरा 0.1% नंबर कम है। वाह। डॉ मेडिकल में दाखिले की वजह से। वो ज़माना बड़ा सख्तियों का था, शहर सिफारिशों पर दाखिले नहीं मिलते थे। हमारे मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब ने कोशिश की, हमारे दोस्तों में थे, कोशिश की कि लियाकत मेडिकल में मेरा दाखिला हो जाए। वो डिप्टी कमिश्नर थे सिंध में, लेकिन वो नहीं हो सका। तो वहाँ से फिर मैंने अपना जॉब का आगाज़ किया और सुई सदर्न गैस कंपनी में। और वहाँ रहते हुए मैंने अपनी इस ख्वाहिश की तकमील इस तरह की कि मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में दाखिला ले लिया। बहुत। तो मैं सुई गैस से निकलता था और शाम की क्लासेस में, मतलब आपको शौक़ था कि मैंने डॉक्टरी करनी है। तो 1984 में मैंने वहाँ से इसको तकमील की इसकी। डॉक्टर साहब, आप जो है शाफे कॉलोनी में रिहाइश थी जब, तो उस ज़माने में आज़म अकबर आबादी, रहमान कियानी, हिमायत अली शायर, तहसीन सरवरी, अत्तर नफीस, मुस्लिम ज़ियाई जैसे मारूफ अदीब व शोरा के साथ आपका उठना बैठना रहा। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों के साथ आपको काफ़ी इस्लाह और सपोर्ट मिली होगी। बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मैं तमाम मरहूमीन अपने दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बराबरी का हक़ दिया।
क्या बात है। मुझे यानी जूनियर्स में शामिल नहीं किया बल्कि अपने साथियों में रखा, और हमारी रोज़ाना नशिस्तें होती थी। इसमें बहुत काफ़ी नाम है, ये नाम आपने कम लिए हैं। जी जी। काफ़ी नाम है इसमें, अल्लामा गोया जहानाबादी, अल्लामा रुसवा मेरठी जैसे लोग शामिल। और नाम आगे मैं ले रहा हूँ और सवाल में। हाँ, तो उनके साथ मैं उठा बैठा और उनसे मुझे काफ़ी मदद मिली अपनी शेर व शायरी और अदब के मामलात को आगे बढ़ाने। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, ये बताइए कि क्या 1960 की दिहाई में आप बाकायदा शेर कहने लगे और मुशायरे अटेंड करने लगे? 1960 नहीं, 1959 59 में मैंने शेर कहना शुरू किया। और मैंने पहला मुशायरा अपने जो मेरे स्कूल के उस्ताद थे रफ़ीक अज़हर बनारसी साहब, उनके साथ वो मुझे ले गए एक मुशायरे में, और वहाँ मैंने मुशायरा पढ़ा। और उनकी दुआओं से या उनकी साथ की वजह से कुछ कामयाबी भी मिली, जिससे मुझे आगे का सफ़र आसान हुआ मेरे लिए। डॉक्टर साहब, आपकी शायरी में लोग कहते हैं फ़िक्र और दर्दमंदी काफ़ी नज़र आती है, तो इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि कोई ख़ास वजह। देखिए, फ़िक्र तो कुदरती तौर से, बुनियादी तौर से एक इंसान का मामला है कि उसके अंदर उसके पास फ़िक्र का अंसर होता है। अब वो उसकी फ़िक्र किस नौ की है वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हमें जो ग्रुप मिला शाह फैसल कॉलोनी में शोरा और अदीबों का, वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट लोग थे, और उसके अलावा भी जो लोग हमारे साथ रहे वो सब बाएं बाजू के लोग थे। उसकी वजह से मेरी फ़िक्र में भी वो चीज़ जो थी वो सराहियत की गई। क्या बात। और उसी की वजह से मेरी शायरी पर कहीं कहीं उसके असरात ज़रूर मिलते हैं। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आप जो है ना गुज़िश्ता अहद साथ शोरा जो आपके साथ नशस्तें करते रहे, बहुत ही अहद साथ शख्सियात हैं। उनमें मैं समझता हूँ नाज़िश हैदरी, मुजीब खैराबादी, सिराजुद्दीन ज़फ़र, सलीम अहमद, नरमान खैराबादी, हफीज़ होशियारपुरी, साकी जावेद, खालिद अली, निगार सेबाई, सहबा अख्तर, साकी अमरोही, महसन भोपाली, वैदुल्ला अलीम, जौहर सईदी, कमर हाशमी शामिल है। शायर लखनवी, ताबिश देलवी। हाँ, ताबिश देलवी। इनका बताइएगा कि ये इनमें कौन से शोरा, ज़ाहिर सभी पाए के शोरा थे, किससे ज़्यादा आप मुतासिर थे और किससे ज़्यादा आपको इस्लाह मिली, सपोर्ट मिली? मुझे शेरी तौर से यानी उस्तादी और शागिर्दी के एतबार से तो किसी से कोई इस्लाह लेने की सूरत नहीं बनती थी। चूँकि हमारा एक ग्रुप था, उसमें हम बैठते थे और बहुत आज़ादाना एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल होता था। अगर मैंने गज़ल की जब बैठते थे तो कहते हाँ भाई किसने क्या कहा, तो मैंने जो शेर कहे उसके ऊपर ये इजाज़त होती थी हर एक को कि अगर ताबिश साहब का कोई शेर है या सरशार सिद्दीकी की कोई गज़ल है तो उस पर हर एक को इजाज़त दी थी कि दिल खोल के जो जी चाहे उस पर तनकीद कर दे, और उससे एतमाद बढ़ता था, उससे एतमाद भी बढ़ता था और इस्लाह भी पहलू भी था। बहुत खूब, बहुत खूब। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहद साहब, जो इस अहद के बहुत ही सीनियर शायर हैं, मोतबर शायर हैं पाकिस्तान के, और इंटरनेशनल मुशायरों से लेके पाकिस्तान में मुशायरे बहुत पढ़े हैं आपने। आपसे तफसीली गुफ्तगू जारी है। अब इनसे हम कुछ शेर सुनेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को, सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तार अहद साहब। हम आपसे कुछ अशार सुनेंगे जो आपके पसंद के हैं, जो लोग पसंद करते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब कुछ अशार अपने सुनाएं हमारे नाज़रीन को। बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो एक ताज़ा गज़ल मुलाहिज़ा फरमाए। जी जी। कि तुमने मुझे भुला दिया, हाँ हाँ, कैसे अजीब लोग हो। तुमने मुझे भुला दिया, कैसे अजीब लोग। तुमने मुझे भुला दिया, कैसे अजीब लोग। कैसे अजीब लोग हो। क्या कहने, शहर का शहर सुला दिया, शहर का शहर सुला अजीब दिया, लोग हो। कैसे अजीब लोग हो। क्या कहने भाई। तुमने मुझे भुला दिया, कैसे अजीब लोग हो। वाह। शहर का शहर सुला दिया, कैसे अजीब लोग। कैसे अजीब लोग हो। क्या कहने। और हम तो बनाम ज़िंदगी जहर पीते आए हैं। हम तो बनाम ज़िंदगी, हम तो बनाम ज़िंदगी, बनाम ज़िंदगी जहर पीते आए हैं। जहर पीते आए हैं। जहर में जहर मिला दिया, कैसे अजीब लोग हो। जहर में जहर मिला दिया, कैसे अजीब लोग हो। क्या कहने। हम तो बनाम ज़िंदगी जहर पीते आए हैं। क्या कहने। जहर में जहर मिला दिया, कैसे अजीब लोग हो। वाह। और तुम के मुहाफिजों में थे, तुम के मुहाफिजों में हो।
वाह तुम के मुहाफिजों में थे, तुम के मुहाफिजों में हो, तुमने ही घर लुटा दिया। कैसे अजीब लोग। क्या कहने थे, वाह। तुम के मुहाफिजों में थे, तुम के मुहाफिजों में हो, तुमने ही घर लुटा दिया। कैसे अजीब लोग हो। वाह। और फिर देखें कि कर्ब ही कर्ब हर तरफ, दर्द ही दर्द हर तरफ, कर्ब ही कर्ब हर तरफ, कर्ब ही कर्ब हर तरफ, दर्द ही दर्द हर तरफ। वाह। मंजर ही सब बदल दिया। हाँ, कैसे अजीब लोग। मंजर ही सब बदल दिया, कैसे अजीब मंजर ही सब बदल दिया। क्या कहने भाई, वाह। कैसे अजीब लोग हो। वाह। और हमने बना में ज़िंदगी रोशन किए थे जो दिए, हमने बना में ज़िंदगी रोशन किए थे जो दिए, वाह। तुमने उन्हें बुझा दिया। कैसे अजीब लोग हो। क्या तुमने मुझे बुला, तुमने उन्हें बुझा दिया। तुमने उन्हें बुझा दिया। कैसे अजीब लोग हो। और कैसी अजीम कौम थी, जागती जिंदा कौम थी। वाह वाह, कैसी अजीब कौम थी, कैसी अजीम कौम थी, वाह। जागती जिंदा कौम थी, वाह। तुमने उसे सुला दिया। तुमने उसे सुला दिया। कैसे अजीब लोग। कैसी अजीम कौम थी, जागती जिंदा कौम थी, वाह वाह वाह, तुमने उसे सुला दिया। कैसे अजीब लोग हो। वाह वाह वाह। और इज्जत व अज़मत व वक़ार तुमको दिया था कौम ने, इज़्ज़त व अज़मत व वक़ार तुमको दिया था कौम ने, तुमने वो सब गंवा दिया। कैसे अजीब लोग हो। वाह 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 वाह। हम तो बना में ज़िंदगी जहर पीते आए हैं। क्या कहने। जहर में जहर मिला दिया। वाह। कैसे अजीब लोग। डॉक्टर मुख्तार हयात साहब, आपका एक मजमुआ आया है लबे दरिया ख्याल। जी जी जी। तो कितना कामयाब रहा और कितना पसंद किया लोगों ने। भाई साहब, ये मेरा पहला मजमुआ 2023 में, सितंबर 2023 में शायद। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी तकरीब आर्ट्स काउंसिल में हुई, सार अंसारी साहब की सदारत में जी। और अब ये ख़त्म हो गया मेरे पास, और लोगों की फरमाइशें भी हैं कि किताब चाहिए। जी जी। तो मेरे पास चंद कॉपियाँ रह गई। अब मैं इसका दूसरा एडिशन ला रहा हूँ माशाल्लाह, जो इंशाल्लाह इसी यानी जून या जुलाई में इंशाल्लाह आ जाएगा, जिसमें कुछ इजाफे होंगे, शेरी और मज़ामीन क्या शामिल होंगे मेरे बारे में, जो लोगों को बहुत वो इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपकी नज़र में उस्ताद और शागिर्द का एक जो रिश्ता होता है अदब में, शायरी में, वो क्या निभा रहे हैं उस्ताद भी और शागिर्द भी अपनी शागिर्दी निभा रहे हैं उस्ताद के साथ। भाई साहब, ना वो उस्ताद हैं ना वो शागिर्द हैं। अब मामलात कमर्शियल हो गए हैं। उस्तादी और शागिर्दी जो है सारी कमर्शलाइजेशन पर है। वो रवायती शोरा जो लोगों को सिखाते थे, जो लोगों को की तरबियत करते थे शेरी और अदबी, अब वो माहौल नहीं रहा, वो लोग नहीं रहे, वो माहौल नहीं रहा। क्या कहने। लिहाजा और वो तलबगार भी नहीं रहे। वाह, वो जो जज्बा सीखने का था, शौक़ था, वो नहीं रहा, वो अब रहा ही नहीं। बिल्कुल सच है। तो अब तो मुख्तलिफ अखाड़े हैं, मुख्तलिफ लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात की आपने। उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। मतलब अपने अपने ग्रुप काम कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप काम कर रहे हैं, और इस तरह कर रहे हैं कि अदब में ये तमीज़ ख़त्म हो गई कि कौन आलिम है, कौन फाजिल है, कौन जाहिल है, कौन क्या बात है। किससे किस तरह पेश कर आना है, किस तरह बात करनी है, क्या रिस्पेक्ट देनी है। इस वक्त अदब की जो सर पे लिए फिर रहे हैं अदब को, वाह 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 वाह, उनमें से बेशतर ऐसे जिनका अदब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, आपके मुतालिक ये बात मशहूर है कि आप मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और दाग इनको बहुत पसंद करते हैं। आप इनके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उर्दू अदब को उर्दू अदब बनाया, जिनकी वजह से आज तक उर्दू अदब ज़िंदा है। वाह वाह। गालिब हो, मीर तकी मीर हो, अनीस हो, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज अदब ज़िंदा है। और हम मीर अनीस के बारे में तो लोगों का उमूमन ये राय है, और बिल्कुल सही है, कि जिसको उर्दू अदब सीखना हो या उर्दू ज़बान सीखनी हो, मीर अनीस को पढ़ ले। क्या बात है, क्या बात है। तो जब ऐसे लोग हमारे सामने हों और हम उनसे इस्तिफ़ादा न करें, तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी, बल्कि अपने साथ नाइंसाफ़ी है। बहुत सच। तो यही वजह है कि गालिब, मीर अनीस ये वो लोग हैं कि जिनसे हमें सबको, हर एक को सीखने का मौका मिला, और उनमें से एक अदना सा उनका यानी नाम लेवा मैं भी हूँ।
मैंने भी उनसे बहुत कुछ हासिल किया। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज का अदीब वो नक्काद अपनी जिम्मेदारियाँ और गैर जानिबदारी से पूरी कर रहा है और इस्लाह भी कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर देखने में आया है कि वो पूरी नहीं कर पा रहे? ये बड़ा मजबूत और बहुत ही अहम सवाल है। मैं इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में दूंगा कि अपनी ज़िम्मेदारी को कोई पूरा नहीं कर रहा है। और आज का अदीब और नक्काद क्या मसलहत से काम ले रहा है? मसलहत भी नहीं, दो तरह की होती है, एक रस्मी और एक तिजारती। क्या बात है, आजकल मामला हर जगह तिजारती है। वाह वाह, बहुत खूब। इस शहर में सिर्फ एक शख्स मुझे नज़र आता है कि जो जब लिखता है किसी के बारे में तो वो किसी से, मैं नहीं समझता कि वो कोई माली रियायत लेते हैं। क्या बात है। और वो है मेरे साथी, मेरे पुराने साथी दोस्त सहर अंसारी। क्या बात है, क्या समझा? मतलब ये है कि सरमाया है हमारे मुल्क का, बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा सरमाया, बहुत काबिल शख्स है इस दहर में उनसे ज़्यादा काबिल, वाह वाह, आलिम और फाजिल शख्स में मेरी नज़र में नहीं है। सहर अंसारी भाई बड़ा अहम नाम है, बहुत अहम नाम है। तो बिल्कुल सच कहा है आपने। और मेरा तो उनसे 65-67 साल का साथ है, और उस वजह से नहीं मैं कह रहा हूँ, उनकी जो तारीफ़ कर रहा हूँ या उनका जो औसाफ मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे वो साथी रहे। मेरे साथी तो और भी हैं, वाह वाह वाह, सरशार भी थे, रहमान कियानी भी थे, हिमायत अली शायर भी थे, मगर आप काबिलियत की बुनियाद पे। लेकिन जो बात सहर अंसारी साहब की जो इल्म और अदब की खिदमात के तौर पर है, वाह वाह वाह, हमेशा याद रखिए। हमेशा याद रखें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कई अदबी तंजीमों से वाबस्तगी रही है, एक अदबी तंजीम से आपके एजाज़ी सेक्रेटरी भी रहे, तो क्या आप समझते हैं कि अदब की तरवीज वो तदवीन के लिए बनाई गई थी कि जो तंजीमें वो सही काम कर रही हैं? तो इसमें भी दो हिस्से हैं कि वो तंजीमें कुछ थीं और कुछ हैं। जो थीं वो खालिसतन अदब की तंजीम, अदब की खिदमात के लिए थी, और यानी बग़ैर किसी मुनफ़त की ख्वाहिश के। अब जो तंजीमें हैं वो अदब की वो खिदमत नहीं हो रही है कि जो होनी चाहिए, जिसको खिदमत कहा जा सकता है। अब वो ज़ाती खिदमत, मतलब अदब की तरवीज वो तरक्की के लिए अभी सही मानों में नहीं हो रहा है काम। उससे अदब की तरवीज हो ही नहीं, दिखावे के लिए ज़्यादा, सिर्फ दिखावा और तिजारती मामलात हैं। वाह वाह वाह, और कुछ भी नहीं है। क्या कहने। डॉक्टर साहब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर यूएनओ के ज़ैली इदारों में भी काम करते रहे, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह का काम रहा, क्या तजुर्बा रहा और कितनी खिदमत अंजाम दी आपने? देखिए, यूनाइटेड में 1977 में मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि यूनाइटेड नेशन की एक ज़ैली तंजीम बाटो के नाम से जो फ़िलीपींस में थी, मैं उसका रुकन मुकर्रर हुआ। जी जी। और चूँकि बाटो का मरकज़ी ताल्लुक़ जो था वो यूनाइटेड नेशंस की दो ज़ैली इदारे थे जर्मनी में, कॉनराड एडेनॉर फाउंडेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्टनरशिप। जी जी। उसके हवाले से और उसकी वजह से मुझे ये भी एजाज़ हासिल हुआ कि मुझे उसकी रुकनीत हासिल हुई, और ये रुकनीत बराह रास्त यूनाइटेड नेशंस से ताल्लुक़ रखती थी। जी जी। मैं उनका रुकन रहा और पाकिस्तान में उनका एजाज़ी डायरेक्टर भी रहा, पाकिस्तान में, कुल पाकिस्तान बुनियाद पर। इनका काम जो था वो पूरी थर्ड वर्ल्ड में की खिदमत अंजाम देना, मुख्तलिफ़ नौइयत की, मसलन मज़दूरों के मामलात, तिब्बी मामलात, तालीमी मामलात और दूसरे तिजारती मामलात। मिसाल के तौर पर फ़िशरीज़ है, फ़िशरीज़ को मैंने अपनी कोशिश से एक बजट दिलवाया यूनाइटेड नेशन से और एक प्रोजेक्ट दिया कि फ़िशरीज़ को डेवलप किया जाए, और उसके लिए उस ज़माने में 1978 में, आप सोचिए 78 का ज़माना और डॉलर ज़माने में $4.5 का होता था। वाह वाह। तो उस वक्त तकरीबन $40 लाख, बहुत बड़ी बात का ये प्रोजेक्ट दिया गया पाकिस्तान को कि ये अपनी हार्बर को, फ़िश हार्बर को डेवलप करें। लेकिन हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि जी ये ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर हमारा होगा। लेकिन यूनियन ने कहा कि नहीं, डायरेक्टर आपका नहीं होगा, डायरेक्टर हमारा होगा।
ताकि हम कंट्रोल कर सकें अपने बात फाइनेंस। सही है, बिल्कुल सही है। हुकूमत पाकिस्तान उस पर तैयार नहीं हुई और यूनाइटेड नेशन ने वो प्रोजेक्ट हमें नहीं दिया। ये सारी हमारी मुल्क की बदनसीबी बदनज़मी है कि कई शोबों में, कई प्रोजेक्ट में ये मसाइल हैं। बहुत मसला। ठीक है डॉक्टर साहब, अब ये बताइए आपके पाकिस्तान में उर्दू के लिए गवर्नमेंट की सतह पर कितना काम हुआ, और कल्चर जो अदबी इदारे हैं, कल्चर इदारे हैं, वो कितना काम कर रहे हैं और कितना होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, गवर्नमेंट की सतह पर तो ना तो उर्दू की तरवीज के लिए कुछ हो रहा है, और ना आपकी जो कल्चर है जिसको आप अव्वल तो देखिए, मैं बताऊं कि पाकिस्तान में अपना तो कोई कल्चर ही नहीं समझ रहे हैं आप, चूँकि यहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतें बसती हैं। जी हाँ। तो अभी तक बदनसीबी से पाकिस्तान का अपना कोई तशख़्ख़ुस, यानी समाजी तशख़्ख़ुस जो था वो कायम ही नहीं हो सका। मुत्तहिद कल्चर कोई नहीं है, मुत्तहिदा कल्चर कोई बना ही नहीं है। तो जिस कल्चर में भी हम रहते हैं, हम चूँकि उर्दू तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा अपना एक कल्चर है, और उस कल्चर को भी फ़रोग़ देना के लिए हमारी हुकूमतों ने आज तक कुछ नहीं किया। यहाँ ही नहीं बल्कि किसी भी हुकूमत ने आज तक इन 74 सालों में इस मुल्क की किस्मत बदलने और इसकी मुल्क की कल्चरल सूरत हाल को मुतय्यन करने के लिए कोई अमली कदम नहीं इख्तियार किया। डॉक्टर मुख्तार रियाज साहब, ये बताइए कि जो नौजवान शायर और अदीब आ रहे हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, नौजवान भी हैं, तो अब ये बताइए कि क्या वो शॉर्टकट चाहते हैं? ऐसा क्यों हमारा माशरा, कल्चर हमारा बन गया है कि शॉर्टकट में हमारा नाम जल्दी हो जाए, और वो मेहनत और वो जो किताबें पढ़ने का रुझान कम है, वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को डेवलप, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? आप कुछ उनके लिए कोई पैगाम देंगे? देखिए, हमारे शहर में नौजवान शोरा आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, लेकिन बस इसमें एक अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि हमारे नौजवान नस्ल में मुताले का फुक़दान है। किताबें आ रही हैं मगर किताबों में क्या है इस पर मैं अभी तबसरा नहीं कर सकता। वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, और किताबें क्या पोजीशन है किताबों की, किताबें चली आ रही हैं। और कमाल ये है कि हिंदसियाती मामला चल रहा है कि 8वां मजमू और 9वां मजमू और 10वां मजमू, यहाँ तक कि 74वां मजमू भी एक साहब का आ गया। अब बात यह है कि 74 मजमूए लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखना ये कि आप अदब को मैटर क्या है और अदब को क्या दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, उसमें आप पैगाम क्या दे रहे हैं, और वो सरमाया है अदब के लिए या नहीं है, यह सिर्फ किताबों का ढेर लगा चला जा रहा है। तो ये मैं नहीं समझता कि हम अपनी ज़िम्मेदारी, हमारा अदीब या हमारा आज का शायर जो है पूरी कर रहा है। अच्छे शोरा आ रहे हैं नौजवानों में, शेर कह रहे हैं, अच्छे शेर कह रहे हैं, अच्छी नस्र भी लिख रहे हैं, लेकिन जो मजमूई सूरत हाल है वो ज़्यादा यानी हिम्मत अफजा नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। डॉक्टर मुख्तार रियाज साहब, ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरा के साथ मुशायरे पढ़े हैं, उनमें किन शोरा से आप मुतासिर हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में भी बड़े नाम हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो चंद नाम हमारे नाज़रीन को बताएंगे आप जिनसे आप बड़े मुतासिर थे और बहुत ही अच्छे शायर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ एक तो ये वो कर दूँ वजाहत कि मैं हिंदुस्तान के शोरा के साथ हिंदुस्तान कभी नहीं गया। नहीं, पाकिस्तान में भी आते रहे हैं, पाकिस्तान में आते रहे हैं, उनके साथ मसलन कैफ़ी साहब के साथ पढ़ा, मजरू साहब थे उनके साथ। क्या बात है, क्या बात है। एक शफ़ी मोहम्मद देहलवी साहब हुआ करते थे, क्या कहने, दिल्ली के, और कुछ लोग थे, फना साहब थे। हाँ। लेकिन उनके साथ बिल्कुल यानी बराबरी की बुनियाद पे नहीं बल्कि एक मुब्तदी के तौर पर उनके साथ बैठ के हमने, क्या अच्छी बात, शेर उनको भी सुनाए और उनकी मोहब्बतें भी हासिल की। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में तो बहुत सारे नाम आपने अभी लिए हैं मेरे साथियों में से, मेरे अहबाब में से ताबिर साहब सबसे बड़ा नाम, क्या कहने, क्या शायर लखनवी साहब, क्या बड़े बड़े नाम, हिमायत अली शायर, रहमान के अली, सरशार सिद्दीकी, मोहसिन भोपाली, खालिद अली, मोहसिन भोपाली, ये वो सारे, अतर नफीस, ये वो लोग हैं कि जो रहमान के आनी, जो इस मुल्क के बहुत अहम नाम थे, सिर्फ कराची नहीं बल्कि इस मुल्क के अहम नाम पाकिस्तान के। मैं उनके साथ रहा, उनके साथ हमने 24 घंटे में से 20-20 घंटे गुजारे हैं, क्या बात, अपनी ज़िंदगी के।
और उम्र गुज़र गई उनके साथ, और उनके साथ मुशायरे भी पढ़े, और बहुत अच्छे मुशायरे उनके साथ पढ़े, और उनके साथ न सिर्फ मुशायरे पढ़े बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला हमें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत ही तफसीली गुफ्तगू रही, आपने हमें टाइम निकाला, हमें वक्त दिया, बहुत नवाजिश। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे हमारे पाकिस्तान के मारूफ शायर और अदीब और बहुत ही सीनियर और मोतबर शख्सियत डॉक्टर मुख्तार हयात साहब, उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। हम इंशाल्लाह अगली किसी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। नहीं, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ज़हमत की और तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है मेरा ये शुक्रगुज़ारी मेरी जो है बहुत मामूली सी हकीर सी चीज़ है, नवाजी ज़रूरत तो इससे ज़्यादा नवाजी कहने। बहरहाल आपका बहुत बहुत मोहब्बत, इस मोहब्बत का शुक्रगुज़ार। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।